नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप सभी के साथ में चर्चा करते हैं। हमने संवैधानिक विकास में 1786 का अधिनियम देखा। कहा जी गवर्नर जनरल जो है ना उसको पावरफुल बना दिया गया। इस समय भारत में सबसे शक्तिशाली संस्था अगर कोई बनी तो गवर्नर जनरल था। साथ ही एक उद्देश्य यह भी था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 का चार्टर आया जिसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है उन्हें 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिए जाए। क्या ये बात क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की शक्तियों को काफी बढ़ा दिया गया। वीटो की शक्तियां दी गई, सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने की शक्ति न्यायालय को दी गई। भारतीय राजस्व से बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनको वेतन देने का प्रावधान किया। 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसे मुक्त व्यापार कानून कहते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपकी परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था उसे छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए। ईसाई मिशनरी और धर्म प्रचारकों को कहा कि तुम भारत में जाओ, प्रचार प्रसार करो। शिक्षा के विकास पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। व्यापारी और इंजीनियरों को लाइसेंस लेकर भारत में बसने की अनुमति दी। स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया। 1873 का चार्टर एक्ट पढ़ा फिर हमने। इस पर कुछ उपयोगितावादी चिंतकों का प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें लॉर्ड मेकाले, जेरेमी बेंथम, जेम्स मील का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, संविधान निर्माण का प्रारूप हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जितने भी व्यापारिक अधिकार है वह समाप्त कर दिए गए। प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बन गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना। संपूर्ण देश के लिए एक बजट बना सकता था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता था तो उसे अधिनियम कहा जाता था, जबकि अन्यों को विनियम कहा जाता था। चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया। लॉर्ड मेकाले बना, फिर मेकाले आयोग या विधि आयोग बनाया गया। प्रथम भारतीय विधि सदस्य एसपी सिन्हा थे। 1843 में दास प्रथा, सरकारी सेवा में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमने यहाँ तक हमारी परिचर्चाओं को आगे बढ़ा लिया था। राजेश अलका, स्वागत, राधे राधे। चलिए इसके बाद इतिहास को थोड़े से गहराई से समझिएगा तो मेरे प्यारे साथियों एक अधिनियम लाया गया, चार्टर अधिनियम चल रहा है। आप याद रखना हमारा पहला चार्टर कब आया था? 1793 में आया था पहला चार्टर। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलिए इसके बाद 1813 में दूसरा चार्टर आया। फिर 1833 ईस्वी में तीसरा चार्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जब 1853 आ गया तो यहाँ पर चौथा चार्टर। और इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता था, तो रेगुलेटिंग एक्ट हमें देखने को मिलता है 1773 में। क्या ये बात क्लियर हो गई? रेगुलेटिंग एक्ट कब देखने को मिलता है? तो याद रखना 1773 में हमें रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, यह बेसिकली 20 वर्षों का एक प्रावधान था जो मूल रूप से भारत में कंपनी शासन को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए और उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए लाया गया था। समझ में आ गई? तो यह हेडिंग डालिएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बहुत बढ़िया, चलिए लिखिए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से परिचर्चा एक बार देखते हैं कि यह चार्टर अधिनियम और चार्टर कानून जो है यह क्या होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। कहा जाता है, अच्छा एक बात हमने जब 1857 की क्रांति पढ़ी थी तो उसमें एक बात देखा था कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कानून लाया गया और इस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वह लागू किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आप सभी के साथ में साझा करी कि मूल रूप से जो चार्टर लाए गए, रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे। क्लियर हो गई?
ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का प्रभाव स्थापित करने के लिए सब कायदे और कानून लाए जा रहे थे। क्लियर हो गई। तो अब ऐसा लग रहा था, है ना, इस चार्टर के देखते हुए कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार का एक मोटो है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ ना का जवाब दीजिए। क्या उद्देश्य होने वाला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है, भाई साहब बहुत तिजोरियां भर लीजिए, बंद करो। अब तिजोरी भरने की बारी किसकी है? ब्रिटिश संसद की है। तो यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम चार्टर है, ठीक है, जो मूल रूप से इस समय के गवर्नर जनरल भारत के, जिनका नाम लॉर्ड डलहौजी है, उसकी एक रिपोर्ट पर आधारित था। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, यह सबसे पहले याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर था, अंतिम चार्टर था, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। यानी कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रिपोर्ट बेसिकली थी कि भारत में किस तरह से प्रशासनिक सुधार किए जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये गवर्नर जनरल है, यह गवर्नर जनरल एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। और 1858 के कानून के बाद में यही किसका प्रतिनिधि हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो जाएगा। आप याद करिए, 1857 की क्रांति में हमने एक लिस्ट बनाई थी कि भारत में कौन गवर्नर जनरल है, कहां पर था, किस समय था, क्या था स्थिति, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। क्या बात क्लियर हो गई? और विलियम बेंटिक ने ही इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया, उसी ने 1858 के अधिनियम को भारत में लागू करवाया, एक तरह से देखा जाए तो। और जब 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया, तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था? कैनिंग ही, सॉरी बेंटिक नहीं, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ही बना था। तो दोनों एक ही है, ये बात ध्यान रखना। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ने में कान ही आएगा, यह सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। इसके तहत ही भारत में सर्वप्रथम विधान मंडल की स्थापना की गई, ये बात ध्यान रखना। लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम विधान मंडल, या कुछ किताबों में इसे विधान परिषद कहा गया है, तो उसमें आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। परिषद, इसको थोड़ा बॉक्स में लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और यह हमारे लिए उपयोगी है। विधान परिषद या विधान मंडल की स्थापना की गई। क्लियर? किसकी स्थापना की गई थी? विधान मंडल या विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इस विधान मंडल के बारे में दो तीन बात समझिएगा। इसका प्रमुख कार्य था देश के लिए कानून बनाना, लेकिन ताजुब की बात आप देखिएगा, विधानमंडल की स्थापना कर दी गई देश के लिए कानून बनाना, और भाई साहब गवर्नर जनरल को इतनी शक्ति दी गई कि गवर्नर जनरल इसके द्वारा बनाए गए कानून को वीटो कर सकता था।
है ना, बोला जी पसंद नहीं आया कोई बात नहीं है, हम आपको पूरा अधिकार दे रहे हैं कि आप इस कानून को वीटो कर दो। और इसमें यानी कि विधानमंडल जो है, विधान परिषद जो है, इसमें कुल मिलाकर के 12 सदस्य होते थे। ठीक है, ये 12 सदस्य जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करते थे। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि ये जो कुल मिलाकर के विधान परिषद का जो मैटर है, ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करते थे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है? लोकल रूप में, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में कुल मिलाकर के 7-8 प्रांत स्थापित किए गए। क्या बात क्लियर हो गई? तो प्रत्येक प्रांत से एक एक सदस्य जो है वह चुन करके आएगा, और ये चुन करके आएगा और ये विधान परिषद में बैठेगा। समझ में आ गई? ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो विधान परिषद के जो सदस्य थे, या विधान परिषद जो है वह किस पर कार्य करता था? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करता था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें कुल 12 सदस्य थे तथा यह कितने सदस्य? 12 सदस्य थे तथा यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर कार्य करती थी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आपके समझ में आ गया? एक बार फटाफट सूचना उपलब्ध करवाइए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समझ में आ गया? जब हम आपको भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बताएंगे ना, तब आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने आपसे कह रखा है कि भारत का नक्शा जो है वह आपके पास में होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अगर आप इस भारत के नक्शे में देखते हैं ना, चूंकि उस समय नेपाल हमारा अंग था, म्यांमार हमारा अंग था, ये बात याद रखना, ये पाकिस्तान हमारे पास था, बांग्लादेश हमारे पास था। तो आपको पता होगा, एक तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हमारे पास था, हमारे भारत का अंग था। राजस्थान हमारा उसी में आता था, जिसका हेड क्वार्टर आगरा हुआ करता था। आपने 1857 की क्रांति के संदर्भ में बात की होगी। ठीक है, एक मध्य प्रांत हुआ करता था, ये बात याद रखना, एक असम प्रांत हुआ करता था, एक दक्षिण भारत हुआ करता था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7-8 प्रांतों में पूरे भारत को बांटा गया था। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मामला यहाँ पर ऐसा आता है कि भैया लोकल रूप में जो प्रशासक नियुक्त किया गया है, बहुत अच्छे से समझना, उस लोकल रूप से जो नियुक्त प्रशासक है वह अपनी इच्छा के आधार पर किसी को भी भेज सकता है। ठीक है, ताकि क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जाए। भाई साहब क्षेत्रीय पर मुद्दे उठाए जा रहे थे, बोला जी ऐसा कानून बनना चाहिए, कानून बना दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि प्रमुख कार्य क्या था? देश के लिए कानून का निर्माण करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें एक युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध ये लगाया गया कि विधानमंडल के द्वारा पारित कानून को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ये लो भाई साहब, आप एक तरफ तो आपके हाथ में लठ दिया जा रहा है, डंडा दिया जा रहा है कि शेर आए तो उससे पीट देना। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपसे कहा जा रहा है कि भैया शेर आए तो लठ चलाने के पहले फोन कर लेना, मालिक लाइन आ गया है, क्या मैं लठ चलाऊं, क्या डंडा चलाऊं, क्या ना अभी नहीं चलाना है, कितनी दूरी पर है भाई साहब, 10 मिनट, अभी रुको अभी रुको। समझ में आ गई? कानून बनाया जा रहा है, लेकिन गवर्नर जनरल को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया। और ताज्जुब की बात देखिएगा, जब आप ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि विधानमंडल के द्वारा जितने कानून पारित किए गए थे, उनमें से 80 से 85% कानून को गवर्नर जनरल के द्वारा वीटो किया गया था। क्लियर हो गई? लिखिए, इसका प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाने का था, किंतु इस कानून पर
कानून पर गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ये लो सर, भाई साहब कानून तो बना रही है ना, लेकिन गवर्नर जनरल क्या कर रहा है, वीटो कर रहा है। लगभग 80 से 85% कानून जो है उन पर गवर्नर जनरल ने क्या किया था, वीटो किया था। यानी कि जो महत्वपूर्ण देश के हित के कानून थे उन पर भी क्या किया गया, वीटो किया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों, क्योंकि बंगाल केंद्र बिंदु है, उनके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, लिखिए अगला, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए बंगाल के अगला प्रावधान, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अलग से, अच्छा लेफ्टिनेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? लेफ्टिनेंट का मतलब होता है एक तरह से सहायक। ठीक है, हाँ बिल्कुल आएंगे, वो नहीं आएंगे मेरे दोस्त, उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि आएंगे राजेश। क्या बात क्लियर हो गई? वो नहीं आएंगे, उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि आएंगे। आज राज्यसभा जो हमारे भारत में है, क्या उस राज्यसभा में राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है ना? अब राज्यसभा को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान का मुख्यमंत्री या दूसरे राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जाता है। उन लोगों की परिषद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य वहां पर भेजे जाते हैं। तो गवर्नर जनरल नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? क्या बात क्लियर हो गई? वहां नहीं आएगा, वहां पर उनके द्वारा नियुक्त लोग आएंगे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट अलग से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्योंकि बंगाल मेन था, प्रशासनिक कार्य होते थे, जैसे जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली में क्या है, एयर फ्लो ज्यादा ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, एक अलग से एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है ना, अतिरिक्त, अतिरिक्त। हाँ, तो बिल्कुल मेरे दोस्त, वो भारतीय हो सकते थे, अगर अंग्रेजों की इच्छा है तो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इस सिद्धांत को मानना चाहिए कि जो भारतीय नियुक्त किए जाते थे वो भी तो चाटुकार ही होते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि इस समय हमारे भारत में कहीं पर भी उग्रवाद नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। इस समय हमारे भारत में कहीं पर भी उग्रवाद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो भारतीय भी तो चाटुकारी ही है। ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। बोला जी ये नियम कानून बनाने का काम अलग लोगों को दो, प्रशासनिक काम अलग लोगों को दो, दोनों को पास क्या आ जाती, खिचड़ी आ जाती, खिचड़ी में से चावल और दाल को बीनना अलग हो जाता है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों वर्कलोड ज्यादा आ जाता है, इसलिए न्यायिक कार्य नहीं हो पाते। तो अगला बिंदु लिखिएगा, विधायी कार्यों को, लिखिए विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। एक एक शब्द याद रखना, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कब किया गया? ठीक है, आज आप देखिए, कानून बनाने का कार्य किसी और के पास है, उन्हें लागू करने का काम किसी और के पास है। ठीक है, और कहीं ना कहीं न्याय करने का काम किसी और के पास है। एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया था, टीबी मैकाले, ठीक है, 1833 के चार्टर के माध्यम से। उसे अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। लिखिए नंबर 4,
विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये लो साहब, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य कौन से कानून के तहत बनाया गया था? तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, आज आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होता है? श्रेष्ठ का चयन करना, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना, भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं या सिविल सेवा जो है उसके जनक के रूप में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद करते हैं। ठीक है, इसी साल यानी कि 1853 के कानून के माध्यम से ही भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। ये है ना सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें बैठने का अवसर दिया गया था। ये बात याद रखना, लिखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया। नंबर 6, भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। ये लो सब, यानी कि अब भारतीय जो है वह सिविल सर्विस परीक्षा में बैठ सकते हैं। पहले भारतीय आईसीएस कौन थे? नोट प्रथम भारतीय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, पहले ऐसे भारतीय जो कि आईसीएस बने थे वह हम किसको देखते हैं, है ना? तो आपको नाम पता होना चाहिए, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक नोट करके एक और लिख ले। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं ओब्लिक सिविल सेवा का जनक, बताओ कौन है? सर याद रखिएगा, नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। शायद ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है ना? यह आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं के जनक के तौर पर हम किसको जानते हैं। तो याद रखना, भारत में सिविल सेवा परीक्षा के जनक के तौर पर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद करते हैं। ये हमारी परीक्षा में सीधा सीधा एक सवाल जो है वह बनता है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा का जनक, या भारत में हम ऐसा कह सकते हैं एक तरह से कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो प्रारंभ हुई है वह इसी की देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की।
ठीक है। चलिए, इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद, ठीक है, ये बात याद रखना, ब्रिटिश संसद को एक छोटा सा प्रावधान दिया गया है कि साहब वो किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। याद करिए 1858 का अधिनियम, 1858 के अधिनियम में हमने जब 1857 की क्रांति के संदर्भ में बात की थी, तो एक बात पढ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू किया गया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न इस अंदाज में पूछा जा सकता है कि बताइए, भारत में किस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया? तो याद रखना, यह 1853 ईस्वी का चार्टर है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? कौन सा चार्टर है? 1853 ईस्वी का चार्टर है। तो लिखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश, आपको ये लाइन पता थी क्या पहले? बताइए, संसद को इस भारत से, आप तो सीधा लिखो, इस भारत संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने का अधिकार दिया गया। कि आप क्या कर सकती हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती हैं। बताइए सर, फिर आखिरकार अंतोगत्वा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या ये लाइन आपको पता थी? ठीक है, ये तो पता है ही सही, अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। लिख लीजिए, एक नया तथ्य आप लोगों तक पहुंचाया है, एक नई जानकारी आप लोगों को दी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हमने हमारे इस संवैधानिक विकास को जब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया था, तो हमने याद करिए इसका पहला चरण पढ़ा था। अरे बोलो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इस तरह से हमने कि साहब पहला चरण है 1773 से 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। आप याद करो, हमने यहाँ पर दूसरा चरण देखा कि ब्रिटिश क्राउन या ताज या सम्राट के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक है, अब इस बारे में थोड़ी सी परिचर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, यह काफी ज्यादा उपयोगी चैप्टर है जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस संवैधानिक विकास का दूसरा चरण। ठीक है, कौन सा चरण? तो मेरे दोस्त, दूसरा चरण। ठीक है, बताओ कब से? 1858 से लेकर के कहीं ना कहीं हमें कब तक देखने को मिलता है? तो याद रखना, भारत की आजादी तक देखने को मिलता है, जिसे हम 1947 कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संविधान का निर्माण। ब्रिटिश ताज ओब्लिक क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ठीक है, लिखिए,
लिखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1858 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है, हेडिंग डालिए। ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं, आपको इस बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो फिर कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जिनको हमने नहीं पढ़ा उनको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पढ़ चुके एक बार उनका रिवाइज भी हम करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जब यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था पामस्टन, लेकिन पामस्टन मंत्रिमंडल बेहद जल्दी त्यागपत्र दे देता है और लॉर्ड डर्बी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बनता है। तो जब इसे पारित किया गया, ठीक है, पारित कब किया गया? 2 अगस्त 1858। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड डर्बी, और इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, चलिए तो लिखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन द्वारा प्रस्तुत वह पीएम, ब्रिटिश पीएम पामस्टन द्वारा प्रस्तुत इसके बाद बने ब्रिटिश पीएम बने ब्रिटिश प्रधानमंत्री, that is called लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी के समय 2 अगस्त 1858 को पारित। बताओ लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1858। ठीक है, इसका नाम क्या था अधिनियम का? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक अच्छी सरकार के लिए कानून। ठीक है, चलिए इसका नाम अधिनियम का नाम एक्ट फॉर, एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है, फॉर द बेटर गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ऑफ द इंडिया, कहां के लिए? भारत के लिए। भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में एक अच्छी सरकार की स्थापना करना था। क्या बात क्लियर? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में एक अच्छी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब जब कानून लागू कर दिया गया तो स्वाभाविक बात है इसमें कुछ ना कुछ तो प्रावधान थे। ठीक है, पहला प्रावधान देखो, हम 1858 के इस अद्भुत अधिनियम को केवल और केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत अच्छे से समझना, कि साहब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है, और ब्रिटिश ताज का शासन लागू किया गया। ये एक कॉमन बात है जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जब मैं एसएससी की तैयारी करता था, 2011-12 की बात बता रहा हूं, है ना, तो उसमें इतिहास आता था उस समय, तो इतिहास वाले शिक्षक आते थे और वह संवैधानिक विकास में 1858 का अधिनियम पढ़ाते थे और एक बात लिखाते थे
कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश ताज का शासन लागू किया गया, बस हो गया। उस समय सवाल भी ऐसे ही आते थे, बड़े साधारण से, बेहद ही जो क्या कहते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल आया करते थे। अब तो सवालों की भाई साहब पूछो ही मत। अब तो ये चाहता है आयोग या संस्थान या कमीशन कि साहब आपके द्वारा हर विषय में पीएचडी होना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, बस ये बात याद रखिए, जब पढ़ रहे हैं तो कोरिलेट कर करके विषय को पढ़िए। समझ में आ गई क्या बात? कैसे पढ़िए? कोरिलेट करके विषय को पढ़िए, विषय जो है वह आत्मसात करने का प्रयास करिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिखिए भारत पर, भारत में, भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर ब्रिटिश ताज या क्राउन का लागू। सर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत और क्राउन का शासन लागू। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, कमेंट करना भाई, कि ब्रिटिश संसद ने किस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने का प्रावधान प्राप्त किया था? बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने किस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने का प्रावधान प्राप्त किया था, या ब्रिटिश संसद को किस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने का अधिकार दिया गया था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बताओ। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो याद रखना आपको क्या लगाना है। आपकी परीक्षा में पहला ऑप्शन 1858 का अधिनियम मिलेगा, वह गलत होगा। ठीक है, क्या होगा? 1853। एक प्रश्न यहां पर आप लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लिखिए ब्रिटिश संसद को किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार मिला। ठीक है, चलिए भाई साहब, इसका नतीजा क्या होगा? 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ये लिख लो। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि सवाल बनाने की आदत डालिए। नवीन, सुनीता, राजेश, डूंगर, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत अभिनंदन। इस तरह के सवाल बनाने की आदत डालिए। अगला प्रश्न लिखिए, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया, बताओ भाई। तो यहां पर हम आंसर लिखते हैं, याद रखना 1858 का अधिनियम। दोनों प्रश्न में अंतर क्लियर हो गया? बताओ भाई, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, दोनों प्रश्न में अंतर जो है वह आपके यहां पर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए।
दोनों में अंतर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि साहब एक तो बात कर रही हैं कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। अधिकार मिला सर आप कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया। एक हमारी विद्यार्थी तोसनीन जी पूछ रही है सर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो क्या? देखो तोसनीन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में मध्य प्रदेश वर्ग 1 में मेरा चयन हुआ था, ठीक है, लेकिन इच्छा नहीं थी कि सरकारी नौकरी करूं, इसलिए त्यागपत्र दे दिया गया। सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने फेसबुक पर अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकती हैं, ठीक है। तो फिर मुझे एक कथन याद आता है कि अगर अर्जुन लाल सेठी सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत के बाहर कौन भगाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? इसीलिए सरकारी नौकरी अगर मैं करूंगा तो मेरे इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए मेहनत कौन करेगा? क्योंकि आजकल इस बाजारवाद और भौतिकवाद के दौर में विद्यार्थियों, विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मेहनत करने वाले शिक्षक ही नहीं। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वह शिक्षकों ने केवल 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी वो कोई दूसरा काम करते हैं, उपदेश देने का काम करते हैं, आदर्शवादी बातें करते हैं, उनसे तो चयन होने से रहा। जबकि हम ऐसे लोग हैं जो विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ही मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। और आज मेरे पास लगभग लगभग ज्यादा भी नहीं तो 10 से लेकर 13 लोगों का स्टाफ है जिन्हें मैं एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एक सरकारी नौकरी वाला शिक्षक अच्छे से पढ़ा सकता है। अगर अच्छे से पढ़ा रहा होता तो वह जिस महाविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय या जिस विद्यालय में है वहां पर पढ़ा रहा होता और उन विद्यार्थियों को प्राइवेट संस्थान में आकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? है ना। इतिहास बेसिकली काफी महत्वपूर्ण है जो कि दिल से पढ़ाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं बात आप तक पहुंच गई होगी मैडम, ठीक है। नवीन जी हमारे बहुत पुराने और काफी अच्छे विद्यार्थी हैं, चित्तौड़ जिले से आते हैं यह, तो इनको मेरा पूरा पता है ना, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। बड़ा दुखद लगता है जब इतिहास विषय के विद्यार्थियों के साथ आजकल बाजार में जिस तरह का धोखा हो रहा है ना, ये मुझे बेहद अफसोस देता है और मन को झकझोर देने वाला प्रश्न है यह, है ना। ये बहुत अच्छा है, ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास पढ़ाने का सौभाग्य वो भी लाइव, पूरा नया अपडेटेड, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। राजेश जी कह रहे हैं भाई लोग मैंने जिस जिस यूट्यूब से पढ़ा है वो सब नौकरी लग गए। राजेश जी मैं नौकरी छोड़ के पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त। मैंने भी क्या कहा, अगर अर्जुन लाल सेठी सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर भगाएगा। मैं उस सिद्धांत पर कार्य करता हूँ मेरे दोस्त, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब यह अधिनियम आया 1858 का अधिनियम, इसे भारत सरकार अधिनियम कहते हैं, ठीक है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 1784 ईस्वी में जो पिट इंडिया एक्ट आया था, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसके तहत जो दो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो नंबर 2, एक्ट के द्वारा लागू द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ये लो, द्वैत शासन व्यवस्था का भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ये तो मुझे आवश्यकता नहीं लगती है कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह कब आया था, 1784 में आया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, उसमें एक विधिक सदस्य और एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। तो लिखिए
की परिषद में एक विधिक सदस्य तथा एक एडवोकेट जनरल नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा किए जाने का प्रावधान। यानी कि दो नए सदस्य, एक तो विधिक सदस्य, हालांकि विधिक सदस्य हमारे पास भी पहले भी था, और अब एडवोकेट जनरल भी यहां पर नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है, क्लियर? ये बहुत अच्छा प्रावधान था यहाँ पर। कहा जी अब देखो गवर्नर जनरल मजा नहीं आ रहा था, है ना, तो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायस राय पद का सृजन किया गया। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी। उसी को कहा जी तुम ही वायस राय हो। बोला जी नाम ही तो बदला है, नाम ही तो बदला है। तो नंबर 4 गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय का पद सृजित किया गया। ठीक है, वायसराय का पद सृजित किया गया। प्रथम कौन बने? डेट इज लॉर्ड केनी। ये लो भाई साहब। ठीक है, हाँ बिल्कुल तौसीन, मैं ऑनलाइन लेता था कोटा में, ऑनलाइन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इतिहास को और देखिएगा। कहा गया कि भैया एक तो अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, कुछ नए पद, एक तो अध्यक्ष, एक भारत मंत्री, एक उप भारत मंत्री पद का सृजित किया गया। ठीक है, तो नंबर 5 एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री पद सृजित किए गए। यानी कि कहीं सारे नए पद बनाए गए, एक अध्यक्ष, एक भारत मंत्री, एक उप भारत मंत्री। जो हमारा भारत मंत्री था ना, इसमें पहला बनाया गया था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का हम शिक्षा के संदर्भ में वुड डिस्पेच पढ़ते हैं, यह आपको पता होगा। चार्ल्स वुड नाम सुना है ना, चार्ल्स वुड का, वुड डिस्पेच, है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मैडम। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा। एक भारत सचिव पद का जो है वह सर्जन किया गया। अब भारत सचिव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है सब, है ना। एक किसका सचिव किया गया? तो याद रखना भैया, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, भारत सचिव पद का सृजन
किया गया। अब देखिए ना, आप यहाँ पर सीधी सी बात देखिए, अब तक प्रशासन किसके आधार पर चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश संसद को दे दिया गया, तो उस ब्रिटिश संसद ने अपने अनुसार भारत में प्रशासनिक परिवर्तन जो है वह किया। ठीक है, अब भारत सचिव के बारे में बात करते हैं, तो यह लंदन में एक भारत की गृह सरकार बनाई गई, होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लंदन। ठीक है, उसका यह प्रधान होता था। तो पहली बड़ी बात, यह लंदन में स्थित भारत की गृह सरकार का प्रधान होता था। ठीक है, लंदन में जो भारत की गृह सरकार है, यह उसका क्या होता था? प्रधान होता था। आखिरकार ये बात याद रखना, लंदन की स्थित भारत की गृह सरकार का प्रधान। मैं आपको कुछ समय के बाद में ब्रिटेन की भारत की औद्योगिक नीतियों के बारे में बात करेंगे, सॉरी आर्थिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। उनमें हम धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो भारत का जो पैसा बाहर जाता था ना, क्या बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? वह इसके लिए जो खर्चा होता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, चलिए भारत सचिव हो गया। भारत सचिव का उद्देश्य क्या था? भारतीय रियासतों पर नियंत्रण रखना, टू कंट्रोल ऑन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो लिखिए, भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करना। क्या उद्देश्य था साहब? भारतीय रियासतों पर नियंत्रण कर, ये एक टारगेट दिया गया कि भैया इंडियन जो प्रीविंसीज है, भारतीय राज्य हैं, उन पर आपको क्या करना है? एक अधिकार करना है। ठीक है, यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण देखिए, ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री हुआ करता था। यानी कि भारत सचिव का पद जो है ना, एरे गिरे किसी को नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश संसद की कैबिनेट जो है उसका मंत्री था यह, और ब्रिटिश संसद का जो है वह उत्तरदायी था। तो लिखिए, यह ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री होता था, जो ब्रिटिश संसद के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव से संदर्भित आपको पता होगा कि 3-4 सवाल बन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना, कथन निष्कर्ष वाले, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है। समझ में आ गई? ठीक है, चूंकि ये रियासतों पर नियंत्रण रखता था, इसीलिए इसे भारत का मुगल आजम कहा जाता था। मुगल आजम का मतलब हो गया जी प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये रियासतों पर नियंत्रण रखता था। यह भारतीय रियासतों पर नियंत्रण रखता था, इसलिए भारत में इसे मुगल ए
आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुगल ए आजम। अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वह सीधा सीधा एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए साहब, किस ब्रिटिश अधिकारी को भारत में मुगल ए आजम कहा जाता था? ठीक है, सीधी सी बात है भैया, यह भारत सचिव को कहा जाता। अब क्या भारत सचिव सब कुछ कर सकता है? देसी भाषा में कहूं तो क्या अकेला चना पूरी भाड़ फोड़ सकता है? नहीं फोड़ सकता। इसीलिए भारत सचिव की सहायता देने के लिए लंदन में, क्योंकि लंदन की में जो भारत की गृह सरकार थी उसका प्रधान था, ठीक है, उस लंदन में इसके लिए भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए लिखिए अगली लाइन। भारत सचिव की, क्योंकि ये कहां पर बैठता था? ध्यान रखिएगा, लंदन में बैठता था, ठीक है ना। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं शब्दों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, वो शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको की सहायता हेतु लंदन में भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहां पर स्थापित की गई? लंदन में। क्या स्थापित की गई? भारत परिषद। उद्देश्य क्या था? भारत सचिव की सहायता देना, ठीक है। अब ताजुब की बात आप ये देखिएगा कि इस भारत परिषद में कुल 15 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 15। 15 में से अब देखिए क्या प्रावधान किया गया, थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा इस अधिनियम में कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी का हम शासन समाप्त कर रहे हैं और ब्रिटिश ताज का शासन ला रहे हैं। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अब नहीं होना चाहिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हमें इस भारत परिषद पर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? कुल 15 सदस्य थे, 15 में से 8 सदस्य, यानी कि बहुमत का आंकड़ा, ठीक है, 8 सदस्य तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त थे और 7 सदस्य जो है वह कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए गए थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इन्हें वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। कुल 15 सदस्य थे, जिनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा व 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त। भाई साहब 15 में से बहुमत का आंकड़ा भी तो यही हो गया ना, कौन सा? 8, ठीक है। तो सारा अधिकार उसी के पास था। इन्हें वेतन दिया जाता था भारतीय राजस्व से, और जो ये सदस्य थे इन सदस्यों को भारत सचिव नहीं हटा सकता था। यह बाउंडेशन लगा दी गई कि भैया ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारी मर्जी आ गई तुमने सदस्यों को हटा सकते हो जी, नहीं हटा सकते। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए इन सदस्यों को, इन सदस्यों का वेतन होम चार्जेस के नाम पर, यह भारतीय धन का निष्कासन थे, निष्कासन का वेतन भारतीय
राजस्व से दिया जाता था। इन सदस्यों को भारत सचिव हटा नहीं सकता था। हटा नहीं सकता था, यानी कि भारत सचिव ने हटा नहीं सकता था। नियुक्त हो गए ना, तो ये थोड़ी हटा देंगे ना। ठीक है, लिख लो यहां तक। हमारे एक प्यारे से विद्यार्थी राजेश भाई बेहद ज्यादा कंफ्यूजन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। हमने आपको समझा दिया था भाई साहब, उनको ही समाप्त कर दिया जी। क्या करेंगे जी? हाँ, और जो इनके अधिकार थे वो भारत सचिव को दिए गए। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान लिख रहे हैं 7 नंबर पे, वो लिखेंगे इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल व निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया तथा इनके अधिकार भारत सचिव को दिए गए। यानी कि एक तरह से भारत सचिव जो है वह क्या हो गया? पावरफुल हो गया। नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। वही बात हो गई कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चलिएगा तो पता चलता है कि इस अधिनियम की उद्घोषणा, ठीक है, कि भाई क्या है क्या नहीं है, ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ब्रिटिश संसद में की गई। ठीक है सर। अब वह घोषणा का पत्र इस तरह से था, उस पत्र को ला करके हमारे वायसराय लॉर्ड कैनिंग को दे दिया गया और कैनिंग ने उसे इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया। ठीक है, लिखिए इस अधिनियम की घोषणा, इस अधिनियम की उद्घोषणा स्वयं ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश संसद में की गई। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश संसद में की गई, जिसे भारत में वायसराय
लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। भारत में किसने पढ़ा? लॉयस राय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहां पर पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। उद्घोषणा जब की गई ना, तो इसमें कितने आश्वासन थे? याद रखना, रानी ने कुल मिलाकर के 6 आश्वासन दिए थे। आश्वासन इतने बड़े बड़े थे कि भारतीयों को लगने लगा कि ये माई बाप है। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, इस उद्घोषणा में रानी ने निम्न 6 बड़े बड़े आश्वासन दिए। जैसे 6 बड़े बड़े आश्वासन दे दिए साहब। अब 6 में से कितने पूरे होने थे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे नंबर 1, पहला आश्वासन कि साहब हम भारत के किसी भी भूभाग पर कोई अधिकार नहीं करेंगे। जितना करना था कर लिया जी, अब नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो पहला तो यह कि हम भारत के किसी भी भूभाग पर अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है, भारत के किसी भी भूभाग पर अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है साहब, आश्वासन है। ठीक है, नेता की बात का और बंबई की बरसात का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक गजब का प्रावधान यहाँ पर किया गया। प्रावधान क्या था कि साहब अब प्रशासन में शिक्षित भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। यानी कि भारत में कई सारे ऐसे शिक्षित लोग हैं जिनका अब सहयोग हम प्रशासन में लेंगे। इसे हम सहयोग की नीति कहते हैं। लिखिए, अब प्रशासन में शिक्षित भारतीयों का सहयोग लेंगे। लो सर, आखिरकार ये शिक्षित भारतीय थे कौन? ये शिक्षित भारतीय वही तो थे जो इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई है ना? ये शिक्षित भारतीय वही तो थे जो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से अंग्रेज थे। ठीक है, इसे क्या कहा गया? इसे सहयोग की नीति कहा गया, कॉपरेशन पॉलिसी के नाम से जाना गया। ठीक है, चल इसके बाद नंबर 3 पे जो शब्द हमारे लिए आता है वह क्या है कि हम भारत में शांति और जन कल्याण का कार्य करेंगे। ओ माय गॉड! देखिए, अब हम भारत में शांति व कितना बढ़िया इनके द्वारा किया गया जन कल्याण का कार्य था। बांटो और राज करो की नीति, है ना? हाँ भाई साहब, अंग्रेजों के दांत जो है वो खाने के अलग और दिखाने के अलग थे। शांति व जन कल्याण का कार्य करें। ओ भाई साहब, शांति और जन कल्याण का कार्य बताओ।
कितनी गजब की बात कही गई है अंग्रेजों के द्वारा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है जी, हम हैं तुम्हारे साथ, है ना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, क्या कहा, सरकारी नौकरियां जो है ना वो सभी भारतीयों के लिए खोल देंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, आपके प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भारतीय जो है वह प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं और उनका चयन हो सकता है। तो नंबर 4, सरकारी नौकरियां नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी जाएगी। इसमें जाति, धर्म, नस्ल, प्रांत यानी कि स्थान आदि के आधार पर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये लो सर, सरकारी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी जाएगी, कोई भेदभाव जो है वह नहीं होगा। कितनी आदर्शवादी बातें लग रही है ना, है ना। लेकिन याद रखना, आदर्शवाद से कभी भी चयन नहीं होता है, आदर्शवाद कभी सफलता नहीं दिलाता। ठीक है, बोला जी 1857 की क्रांति के दौरान जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको क्षमा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। अब सब भारतीयों को लगा, जब इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग इस तरह पत्र लेकर के पढ़ रहे थे, वो टूटी फूटी हिंदी थी, कि 1858 की क्रांति के दौरान जितने भी भारतीय अरेस्ट किए गए हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। भाई साहब, जब ये पत्र पढ़ा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक दयालु वायसराय बोल रहा है, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय कहा जाता है। चलिए, 57 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। क्रांति के दौरान गिरफ्तार जितने भी लोग हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस घोषणा के कारण ही, इस घोषणा के कारण ही लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय कहा जाता है। लिख लो, क्या कहा जाता है, दयालु वायसराय कहा जाता है। बोला जी भारत में अब शिक्षित लोगों की आवश्यकता है, तो भारत ने कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। लिखिए,
भारत में कहां कहां पर, कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर है, बंबई है और मद्रास है। भारत में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में विश्व विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। लो सर, आपको कमेंट करके यह बताना है कि भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अब साहब ये घोषणा हो गई। इस घोषणा को विक्टोरिया घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लिखिए, पत्र को शाही रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र। ठीक है, रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, इसे ही शाही घोषणा पत्र और इसे ही इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा जाता है। शाही घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र, रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान किया गया कि साहब शिक्षित भारतीय जो है, उन शिक्षित भारतीयों को प्रशासन में शामिल करेंगे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे। तो हमारे जो शिक्षित भारतीय थे उनको लगा जी मौज आएगी, है ना, हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। इसीलिए जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने इसे अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? याद रखना, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कह करके संबोधित किया है। ठीक है, लिखिए, शिक्षित भारतीयों ने इसे अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा है। क्लियर? चलिए, तो ये थी 1858 का अधिनियम, और इस 1858 के अधिनियम में हमने साथ में चर्चा कर ली है मेरे प्यारे साथियों, रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? चलिए जी, बहुत सुंदर। तो जैसा कि हमारी क्लास का नियम है कि जो हम पढ़ते हैं आकर के उसको रिवाइज करते हैं, और जो उस दिन पढ़ते हैं जाते समय उसका रिवीजन करते हैं। इसलिए
हमारी जो चीजें हैं वह हमें क्या हो जाती है, ट्वाइस रिपीट हो जाती है, यानी कि 2 बार हम उन्हें पढ़ लेते हैं। 2 बार नहीं 3 बार मान करके चलिएगा। हम कल मिलेंगे तो इसको दोबारा से पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ ही लिया और अभी जाते समय इसको दोबारा से रिपीट करें, 3 बार हो गया। तो चीजें अपने आप याद हो जाती है। इतनी मेहनत अगर एक विद्यार्थी के साथ कर ली जाए तो वास्तव में मजा आ जाता है। बोल वाकई बिहारी लाल की जय हो। 1853 का चार्टर अधिनियम, हमने कक्षा की शुरुआत यहां से की थी। पढ़ा कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम चार्टर था जो लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम विधानमंडल या विधान परिषद की स्थापना की गई। कुल 12 सदस्य थे। यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करती थी। प्रमुख कार्य कानून बनाना था, लेकिन गवर्नर जनरल इस पर वीटो कर सकता था। साथ ही बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया था। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ, भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने की अनुमति दी गई। पहले भारतीय आईसीएस जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं या सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने का अधिकार दिया। ब्रिटिश संसद, अब यहाँ पर 2-3 बात समझे कि ब्रिटिश संसद ने एक ऐसे अधिनियम जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया, वो 1853 का चार्टर था और समाप्त किया 1858 का अधिनियम। फिर हमने दूसरा चरण 1858 से 1947 ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, 1858 का अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन द्वारा प्रस्तुत था। इसके बाद प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी। उसके समय 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। 1 नवंबर 1858 को लागू। अधिनियम का नाम था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। याद रखना, पारित करने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 2 अगस्त को किए गए थे। प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, क्राउन का शासन लागू। पीटी इंडिया एक्ट के तहत में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत किया गया। एक विधिक सदस्य, एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई और उसका अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। वायसराय पद का सृजन किया गया। एक भारत मंत्री, उप भारत मंत्री, एक अध्यक्ष की नियुक्ति। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। उद्देश्य था भारतीय रियासतों पर नियंत्रण रखना, इसीलिए इसे मुगल आजम कहा गया। एक कैबिनेट मंत्री था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटेन में स्थित जो भारत की गृह सरकार था उसका प्रधान था। इस हेतु लंदन में भारत परिषद की नियुक्ति की गई। भारत परिषद में कुल 15 सदस्य थे। 8 की नियुक्ति ब्रिटिश ताज करता था और 7 की सदस्य कंपनी के डायरेक्टर करते थे, यानी कि बहुमत ब्रिटिश ताज के पास रहा। राजस्व से वेतन और भारत सचिव हटा नहीं सकता था। नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त किया गया। अधिकार भारत सचिव को दिए गए और स्वयं ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने की थी, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। 6 प्रमुख आश्वासन दिए कि भारत के किसी भी भूभाग पर अधिकार नहीं करेंगे, अब प्रशासन में शिक्षित भारतीयों का सहयोग लेंगे, भारत में शांति और जनकल्याण का कार्य करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सभी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्रांति के दौरान जो गिरफ्तार लोग थे उन्हें रिहा किया जाएगा, इसीलिए वायसराय लॉर्ड कैनिंग तो दयालु वायसराय कहा गया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान। क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र कहा गया। और शिक्षित भारतीय जो थे उन्होंने इसे क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। यह कक्षा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली कक्षा में कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।